लोग करंट अफेयर्स के 6 टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नवगठित जांच समितियां। जितनी भी समितियां आयोग का गठन किया गया है जो एग्जाम के लिए आवश्यक है उनको देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन को देखेंगे। फिर से हम लोग प्रमुख ऑपरेशन जो किया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रमुख जारी किए गए रिपोर्ट और विश्व के रिपोर्ट एवं सूचकांक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नवगठित जांच समितियों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मणिपुर में जो घटना हुआ है उससे संबंधित है, तो ये करंट में अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। इसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व, इसकी हिंसा की जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जो जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो वो एग्जाम में आने की उसकी संभावनाएं ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक जो हुआ था उससे संबंधित कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का गठन किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में, वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि टीआरपी आकलन। टीआरपी आकलन बहुत चर्चा में रहा था, तो टीआरपी आकलन के लिए समिति का गठन किया गया था। इसमें शशि शेखर वेपत्ति की अध्यक्षता में टीआरपी आकलन समिति का गठन किया गया था। अगला था कि स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कल्याण के लिए गठित पैनल था उसके अध्यक्ष जो थे जी किशन रेड्डी थे, इसको ध्यान रखिएगा। जी किशन रेड्डी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुत चर्चा में रहा। 2020 अध्यक्ष जो थे इसके के कस्तूरीरंगन थे, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो है नई शिक्षा नीति जो है वो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख थे ये के कस्तूरीरंगन, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 जो है उसको हटा के 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। ध्यान रखिएगा, ये 68 बीपीएससी में पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है और अपना नया शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का नीति आयोग। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग की स्थापना जरूर पूछता है किसी ना किसी एग्जाम में, आप लोग देखे होंगे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और यह जो संस्था है वो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी। यह गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया थे और प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो जीएसटी को सबसे पहले जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका पूर्ण रूप है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संशोधन विधेयक 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और 101वें संविधान संशोधन, देखिए यहाँ 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था, लेकिन पेश होने के बाद से जो संशोधन किया गया वो 101वां संविधान संशोधन था। इसको ध्यान रखिएगा कि 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत में लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण की कुल संख्या 15 डिजिट होती है, ध्यान रखिएगा ये 15 डिजिट होता है। कभी पैन कार्ड का संख्या पूछ ले तो वो 10 होता है, आधार कार्ड का 12 होता है, तो ये सब भी ध्यान रखने वाला है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था उसको देखते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखेंगे। इसका जो आयोजन है वो 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह पूछता है। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के द्वारा किया गया। उसके बाद से भारत में इसका प्रतिनिधित्व जो था वो नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी था। और इसमें जो है 6 नए देश को शामिल कर लिया गया। अब ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। इसमें 6 नए सदस्य और जुट जाएंगे। तो इसमें जो हो जाएगा मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये 6 देश इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा टोटल इसमें 11 सदस्य देश हो जाएंगे। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश पहले से थे और ये 6 देश जुड़ जाएंगे। मिस्र, सऊदी अफ्रीका, उसके बाद से यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान इसमें ऐड होंगे 1 जनवरी 2024 से। डेट याद रखिएगा। तो ये जो है ब्रिक्स प्लस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 49वां G7 शिखर सम्मेलन। तो इसका जो आयोजन था वो हिरोशिमा जापान में किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का जापान में किया गया। अध्यक्षता जो इसकी है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा किया गया। मुख्य बिंदु इसको देख लेते हैं। G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन आवश्यकता पर बल दिया है। 48वां इससे पहले जो हुआ था वो जर्मनी में 2022 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आगे जो होने वाला है 50वां वो होगा इटली में 2024 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन। SCO शिखर सम्मेलन जो है वो किया गया था भारत में, इंपॉर्टेंट है इसलिए भारत में किया गया था। और इससे पहले जो है वो 22वां शिखर सम्मेलन जो था वो समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में किया गया था। 18वां G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आयोजन इसका जो है वो भारत में किया गया और थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ। अध्यक्षता मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और भारतीय शेरपा में अमिताभ कांत थे। पहली G20 शेरपा की जो बैठक हुई थी वो उदयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, वही हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो इसमें जो WEF जो है उसकी बैठक जो है वो दावोस में किया गया था, स्विट्जरलैंड में। ये भी पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। इसका जो विषय था वो था कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो इसको ध्यान रखिएगा। और COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का जो आयोजन था वो 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता इसकी जो है वो चीन के द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व जो था वो पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसमें किया गया। और इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया और अध्यक्षता चीन ने। और भारत का प्रतिनिधित्व जो था वो पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। इसका जो आयोजन था वो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। तो मिस्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का जो आयोजन है वो मिस्र में किया गया। अध्यक्षता इसकी जो है वो मिस्र के विदेश मंत्री शमेह शौकरी के द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसमें भी किया गया। इसका विषय था डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लैनेट। इसका विषय था, इस थीम को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी फॉर पीपुल एंड प्लेनेट इसका विषय था। COP26 का जो आयोजन था वो ग्लासगो में किया गया था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 21 में। और 28वां जो किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वां का आयोजन किया जाएगा UAE में 2023 में इसी वर्ष किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं I2U2। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रहा, ये VVI है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। पहला I2U2 सम्मेलन 2022 में किया गया, वर्चुअली माध्यम से किया गया।
गया, कहीं किसी स्थान पर नहीं किया गया, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। I2U2 में 4 सदस्य हैं, जैसे है क्वाड के तर्ज पर इसको भी बनाया गया है। तो I2U2 जो है वो इंडिया, इजराइल, USA और UAE 4 देशों का यह संगठन है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य बिंदु है कि इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली माध्यम से किया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में किया गया। I2U2 का पूर्ण रूप भी याद रखिएगा कि इसमें 4 देश है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। नाटो भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कहीं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आयोजन जो है इसका किया गया था मैड्रिड, स्पेन में। 2022 में इसका आयोजन जून में किया गया था मैड्रिड, स्पेन में। इसकी अध्यक्षता जो है वो नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य बिंदु इसमें क्या था कि फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। 31वां जो था, ये 32वां जो मैड्रिड में किया गया था, तो 31वां ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका किसने किया, तो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का विषय देख लीजिएगा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत। उद्देश्य इसका देख लीजिएगा कि G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, हिंदी सम्मेलन ध्यान रखिएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है वो नाडी, फिजी में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 इसी वर्ष में किया गया है और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो S जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय ध्यान रखिएगा कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक इसका विषय था, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये सम्मेलन किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखते हैं। इसका आयोजन जो है वो इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया 8 जनवरी से 10 जनवरी तक 2023 में। इसमें मुख्य अतिथि में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। विषय जो था इस सम्मेलन का वो डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी इसका विषय था, तो विषय ध्यान रखिएगा। डायस्पोरा था, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, और इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुयाना के थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर जो पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका विषय ध्यान रखिएगा कि वाटर विजन @2047, इसका जो विषय था वो था, सम्मेलन का विषय वाटर विजन @2047 था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उनको देखेंगे। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा जो है वो भारत सरकार, भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। चक्रवात मोर्चा जो है वो म्यांमार से संबंधित था और इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया, वो भी भारत सरकार में भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ध्वस्त। ध्वस्त जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, इंपॉर्टेंट है, युद्धग्रस्त जो सूडान है उसमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी ऑपरेशन चलाया गया। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास के क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट जो है वो सीमा सुरक्षा बल VSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया।
ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग की छापेमारी के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी का संयुक्त ऑपरेशन है, पीआईएफ के विरुद्ध किया गया और हिंसा और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन दोस्त, नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त जो है वो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की एवं सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वही मोचा जो था वो म्यांमार में उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन करुणा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन करुणा वो मोचा चक्रवात से म्यांमार में रक्षा के लिए चलाया गया था, और दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था उसके लिए चलाया गया था। अगला है गरुड़, तो गरुड़ जो है वो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए चलाया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बाकी सब तो आप लोग देखे हुए हैं, जैसे गंगा जो है वो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में फंसे नागरिकों और छात्रों के लिए चलाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसमें 2-3 चीज़ जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन गंगा, इसको तो मैंने बताया ही, यह जो है वो यूक्रेन में जो फंसे हुए थे उनके लिए चलाया गया था। तो इसमें 4 मंत्रियों को 4 पड़ोसी देश, यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में 4 मंत्रियों को भेजा गया था, उनको ध्यान रखना है। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा गया, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी में, वीके सिंह को पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो रोमानिया में भेजा गया था। नेक्स्ट, प्रमुख आतंकवादी एवं गैर आतंकवादी गतिविधियां जो है उसको भी ध्यान में रखना है। गलवान घाटी, ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 15 से 16 जून 2020, कम से कम इसमें सन ध्यान में रखिएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो था वो 2019 में हुआ था। पुलवामा हमला जो है वो भी 2019 में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा 2016 में किया गया। पठानकोट हमला 2016 में किया गया। मुंबई हमला जो है वो 2008 में हुआ था। और एयरलाइंस 814 हाईजेक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में हुआ था। तो इसमें 2-3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पठानकोट हमला ध्यान रखिएगा 2016 में, तो इसी के जस्ट बाद सर्जिकल स्ट्राइक सेना के द्वारा किया गया, तो वो 2016 में किया गया था। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, दोनों 19 में हुआ था। और गलवान घाटी जरफ जो है वो भारत चीन के बीच हुआ था 2020 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। आइए हम लोग रिपोर्ट को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने स्टार लगा के रखा है, तो चलिए इसको देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, यह 7वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट है, संस्करण भी ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। जारीकर्ता की हम लोग बात करें तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। प्रथम स्थान पर इंदौर जब से स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रहा है तब से प्रथम स्थान पर है, तो इसको ध्यान में तो होगा ही। दूसरा स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूरत था, और तीसरा स्थान पर नवी मुंबई था। आगे हम लोग देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटेड इंदौर, 5 स्टार रेटेड सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति शहरों की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है एक ही जो इंदौर है उसको 7 स्टार दिया गया है, बाकी 5 स्टार जो है वो सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को दिया गया है। तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। और दूसरा स्थान पर कौन है? तो सूरत है, और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022 में इसको जारी किया गया है। इसको जो जारी करता है वो बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर इसको जारी करता है। बड़े राज्यों में जो है वो हरियाणा प्रथम रहा, ध्यान रखिएगा। और इसका स्कोर जो था उसको भी ध्यान रखिएगा कि 0.6948 इसका स्कोर रहा। छोटे राज्यों की हम लोग बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पर रहा, तो इसको ध्यान रखिएगा। बड़े राज्यों में हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पर रहा। वहीं बिहार से जितने भी एग्जाम आएंगे तो बिहार से संबंधित पूछे जाएंगे, तो ये 15वां रहा और इसका स्कोर 0.461 रहा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का स्थान जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 15वें स्थान पर है, स्कोर इसका रहा 0.461। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, इसका जो जारी करता है वो IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है और यह स्विस का संगठन है। दूसरा देखते हैं कि सबसे प्रदूषित देशों में प्रथम स्थान पर चाड, दूसरा पर इराक और तीसरा पर पाकिस्तान रहा। इसमें भारत का स्थान याद रखिएगा, ये 8वें स्थान पर रहा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 कोविड वर्ष के लिए इसको जारी किया गया। नीति आयोग ने इसको जारी किया। प्रथम स्थान जो है बड़े राज्यों में केरल का रहा और छोटे राज्यों में जो है वो त्रिपुरा का रहा। बिहार का स्थान 19वां, उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां रहा। तो इसमें बिहार का स्थान ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार जो है वो 19वें स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग सुशासन सूचकांक 2021, इसको जो जारी करता है वो गृह मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम राज्य जो था वो गुजरात रहा। ग्रुप बी में बिहार का स्थान छठा रहा। दूसरे ग्रुप में बिहार जो था वो छठे स्थान पर रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। बिहार का स्थान इसमें 16वां रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्कोर 4.32। बिहार का स्थान 16वां रहा, स्कोर 4.32 रहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक 2021 से 23 तक जितने भी रिपोर्ट सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत का स्थान देखेंगे और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, जारीकर्ता संगठन को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 120 देश है और स्वीडन जो है वो प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 67 है। तो इसको ध्यान रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 163 इसमें सदस्य देश है। आइसलैंड सबसे शांत देश है। भारत 126वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत जो है वो 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। 193 सदस्य देश हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत जो है वो 80वें स्थान पर है। इससे पहले वो 85वें स्थान पर था। जेंडर गैप सूचकांक को हम लोग देखेंगे तो इसमें जो भारत का स्थान है 127 है, ध्यान रखिएगा। ये भी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। तो आइसलैंड 2 में प्रथम स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक और जेंडर गैप में प्रथम स्थान पर है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 को हम लोग देखें तो IMD प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। डेनमार्क प्रथम स्थान, भारत जो है वो 40वें स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत 112वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत जो है वो 42वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चांसलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत 57वें रैंक पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम लोग बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये फ्रांस की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो भारत है वो 161वें स्थान पर है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। विश्व खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत 126वें स्थान पर है। 2022 में 136वें स्थान पर था, 10 अंक नीचे आ गया है, 126वें पे आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला है कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका जो है वो एशिया का देश नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे एशिया पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है तो ये जो है वो क्या होना है, अमेरिका है और भारत जो है वो चौथे स्थान पर है और इसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी का, इसको भी ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 68, भारत जो है वो 68 रैंक है। नेक्स्ट हम लोग हंगर इंडेक्स को देखते हैं तो इसमें भारत जो है वो 107वें स्थान पर है, बेलारूस प्रथम स्थान पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हम लोग बात करें तो ये भी
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 180वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये 2021 का रिपोर्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको जारी नहीं किया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। उस समय जो 2021 में भारत का स्थान था 132वें स्थान पर था और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर था। लोकतंत्र सूचकांक की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, भारत 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट और अंतिम है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है वो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत 85वें स्थान पर है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत जो है वो 67वें स्थान पर है। शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। जेंडर गैप सूचकांक में भारत 127वां रैंक है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो भारत है 112वें स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 57वें स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता में 161 रैंक है। खुशहाली में जो है वो 126वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है और जलवायु परिवर्तन 2023 में जो है 8वें स्थान पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में 68वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो 107वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हम लोग बात करें तो भारत 180वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक इसको जारी करना बंद कर दिया गया है, 132वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक में जो बात करें तो ये 46, लोकतंत्र में ये 46 स्थान पर है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85वें स्थान 85th रैंक पे स्थित है। तो यहाँ जो है वो हम लोगों के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, तो इससे आप लोग मिला लीजिए। तो यहाँ जो है हम लोगों ने 6 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर किया। इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेंगे 5 या 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग मान लीजिए कि इनमें से बिल्कुल बनेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनगणना, बिहार की जनगणना और उसके बाद से वन स्थिति रिपोर्ट और कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़िए हमारे चैनल से और कम से कम आप लोग एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।